वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और ध्रुवी की शादी हो रही थी। हालांकि ध्रुवी अपनी माँ सुधा और अंतरा को चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर वो दोनों उसे गार्डन में कहीं नहीं दिखी। इधर सभी गार्डन में शादी देख रहे थे, तो उधर हॉल में इस वक्त थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। अंतरा बेहद घबरा गई ये सब देखकर। तभी दानिश उसके गालों पर लगे थप्पड़ के निशान को सहलाते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम्हें मेरे अलावा और कोई हर्ट नहीं कर सकता, और जो करेगा मैं उसकी जिंदगी बद से बदतर कर दूंगा। अंतरा ये सुनकर सहम गई। दानिश सच में बेरहम इंसान था। अंतरा को रेयान की बातें याद आने लगी और उसने तुरंत दानिश से कहा, पर मैंने आपको कब बताया कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा? ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो मेरा कहना सिर्फ कहना नहीं होता, उसका एक सॉलिड मतलब होता है। इस पर अंतरा दानिश से तुरंत अपनी नजरें हटाकर सुधा को देखने लगी, जिसके मुंह से अब खून आना शुरू हो चुका था, लगातार थप्पड़ की वजह से। जिसे देखकर अंतरा दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, दानिश प्लीज ये सब अब रोक दीजिए, उन्हें मना करिए ये सब करने के लिए। मैंने ये सब कभी नहीं चाहा, प्लीज रोक दीजिए ये सब। दानिश ने अपनी ठंडी नजरों से सुधा को घूरा और फिर उसने शिवम को देखा। शिवम ने दानिश को देखा तो उसने जल्दी से कहा, अभी 50 थप्पड़ पूरे नहीं हुए। ये सुनकर दानिश ने टेढ़ी स्माइल की। सुधा की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर अंतरा वापस से दानिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज बंद करिए ये सब, इस तरह तो वो मर जाएंगी। इस पर दानिश उसे खुद के करीब करते हुए बोला, तुम मर जाने दो सिली गर्ल, तुम्हें बस मेरे मरने जीने से फर्क होना चाहिए, किसी गैर के नहीं। वहीं सुधा बुरी तरह थक चुकी थी और वो खुद को मारते मारते वहीं फ्लोर पर बैठ गई। गनीमत ये थी कि इस वक्त वहाँ कोई नौकर या कोई दूसरा इंसान नहीं था, वहाँ सिर्फ अंतरा, दानिश और शिवम ही थे। सुधा अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी और तभी शिवम ने कहा, हो गए पूरे 50 थप्पड़। ये शब्द सुनकर दानिश के चेहरे पर अलग ही सुकून आ गया और वो अपनी जगह से उठकर सुधा के पास गया और सर्द आवाज में उससे बोला, उम्मीद करता हूँ आगे से कभी तुम मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी और ना ही उसे छूने की कोई कोशिश करोगी, क्लियर? इस पर सुधा जल्दी से दर्द में बोली, मैं समझ गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दानिश उसे बिना भाव के देखते हुए वहां से सीधे अंतरा के पास गया और उसे लेकर विला से बाहर निकल गया। उनकी कार अब सीधे पैलेस की ओर जा रही थी। दूसरी तरफ विला में शादी हो रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए शादी करा रहे थे। ध्रुव ने ध्रुवी का हाथ पकड़ रखा था। इधर पंडित जी ने अब फेरों के लिए कहा तो ध्रुव और ध्रुवी खड़े हुए और फेरे लेना शुरू किया। वहाँ का माहौल पहले जैसा खुशनुमा था। सभी ध्रुव और ध्रुवी पर फूल डालते हैं। वहीं देविका और बाकी सभी अंतरा को खोज रहे थे, पर अंतरा या दानिश कोई कहीं नहीं दिख रहा था। दानिश के भी वहाँ ना होने पर सभी कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि शायद अंतरा उसी के साथ हो, जिस वजह से उन्होंने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फेरे होने के बाद ध्रुव और ध्रुवी वहीं वापस से बैठ गए। वहाँ का मौसम खराब लग रहा था, क्योंकि वो लोग गार्डन में थे, जिस वजह से बादलों की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती थी। बारिश जैसा माहौल हो चुका था। अथर्व बारिश से बचने का इंतजाम करवाने चला गया था, क्योंकि मौसम अचानक से खराब हुआ था, जिस वजह से उसने पहले ये सब नहीं करवाया था। वहीं पंडित जी फिर सिंदूर भरने के लिए बोले तो ध्रुव ने प्यार से ध्रुवी की मांग में सिंदूर भरा। ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोले। विपाशा जी ने आगे आकर ध्रुव को मंगलसूत्र दिया और ध्रुव ने ध्रुवी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया और पंडित जी शादी को पूरा करते हुए बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। उनकी बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। वहीं दादा दादी और ओबरॉय परिवार अब खुश लग रहे थे। ध्रुवी अब ध्रुव की पत्नी बन चुकी थी। ध्रुव ध्रुवी का हाथ पकड़े उसे मंडप से नीचे ले आया और उन दोनों ने जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पंडित जी ने विदाई का समय बताया
जिसे सुनकर देविका जी ने ध्रुवी की दादी से उसे विदा करने को कहा। वहीं ध्रुवी अंदर आकर सुधा को ढूंढने लगी तो एक नौकर ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो आराम कर रही थी, जिस पर ध्रुवी उनसे मिलने भी गई थी, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। और फिर विदाई का भी मुहूर्त था, तो फिर ध्रुवी ने बाद में मिलने का फैसला किया और वहां से चली गई। वहीं अब तक बारिश लगभग शुरू हो चुकी थी और विदाई का भी मुहूर्त हो चुका था। ध्रुवी रो रही थी। दादा दादी उसे गले लगाते हुए चुप करा रहे थे, हालांकि दादा दादी भी दुखी थे। ध्रुवी अथर्व के गले लगी और रोने लगी, तो अथर्व भी इमोशनल होते हुए उसे प्यार से गले लगाते हुए उसे शांत कराने लगा। वहीं ध्रुवी सौम्या से भी मिली। रेयान उसे कहीं नहीं दिखा, तो ध्रुवी सौम्या से बोली, रेयान कहाँ है? वो शादी में भी नहीं दिखा। ये सुनकर सौम्या बोली, दी, बड़े भैया का कॉल आया था, उन्होंने अर्जेंट ही रेयान भाई को लॉस एंजलिस बुलाया, तो वो तुरंत चले गए। ध्रुवी ये सुनकर सिर्फ अपना सर हिलाती है और फिर वो ध्रुव के साथ कार में बैठ गई। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। दादा दादी और अथर्व ओबरॉय परिवार से मिले और फिर ओबरॉय परिवार भी वहां से चला गया। ध्रुव और ध्रुवी की कार पैलेस के लिए जा चुकी थी। वहीं अथर्व भी सारे गेस्ट से मिलकर उन्हें भेज देता है और अपने बाकी कामों में लग गया। दादा दादी भी अंदर आए और आराम करने चले गए। वहीं कुछ ही देर में ध्रुव और ध्रुवी की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। ओबरॉय परिवार पहले ही पैलेस पहुंच चुके थे। ध्रुव ध्रुवी को लेकर गेट के आगे खड़ा था। बिपाशा जी ने ध्रुवी का गृह प्रवेश करवाया। ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल थी। वो कलश को गिराते हुए घर के अंदर आई। देविका और बिपाशा जी उन दोनों को लेकर मंदिर में गईं। फिर कुछ देर बाद ध्रुवी को ध्रुव के रूम में ले जाया गया। ध्रुव के रूम को डेकोरेट करवाया गया था। बाहर अभी काफी रात थी और बारिश जोरों से हो रही थी। वहीं अंतरा ने बिपाशा जी को कॉल करके बता दिया था कि वो दानिश के साथ थी और बारिश की वजह से उसे लेट हो जाएगा पैलेस में पहुंचने में। बिपाशा जी भी ये सुनकर शांत थी कि अंतरा दानिश के साथ ठीक थी। इधर ध्रुवी ध्रुव के रूम को ऐसे डेकोरेटेड देखकर ब्लश करने लगी। ध्रुवी का चेहरा लाल हो चुका था और वो जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक नौकर ध्रुवी के लिए खाना लेकर आया। ध्रुवी ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर बेड पर लेट गई। अभी रूम में ध्रुव नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान रोड पर दानिश की कार रुकी हुई थी। कार में सिर्फ वो और अंतरा ही थे। आज वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। अंतरा पैसेंजर सीट पर चुपचाप सर झुकाए बैठी थी और दानिश सख्त लहजे से किसी को कॉल लगा रहा था, पर इतनी तेज बारिश होने की वजह से वहां कोई नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। वहीं दानिश जब अकेले रहता था तब वो गार्ड्स यूज नहीं करता था, इसलिए वहां उसके गार्ड्स भी नहीं थे और इस वक्त उसकी कार बंद पड़ी हुई थी, जिस वजह से इस समय उसका पूरा दिमाग गर्म था। दानिश स्टीयरिंग पर अपने हाथ कसते हुए गुस्से से बोला, शिट, मैं इस कार को जलाकर राख कर दूंगा। अंतरा उसकी बात सुनकर अपना सर उठाकर उसे घूरने लगी। उसे दानिश को ऐसे परेशान देखकर इस समय काफी मजा आने लगा। वो दानिश को देखते हुए धीरे से बोली, इसमें कार की क्या गलती जो आप उससे आग लगाओगे? अगर सजा देनी है तो खुद को दीजिए, क्योंकि आपको देखकर कार चलानी चाहिए थी। दानिश उसकी बात सुनकर उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, अभी कुछ भी मत बोलो सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए चुप हो गई और वो विंडो से बाहर बारिश को देखने लगी। उसके गाल पर अब कोई निशान नहीं था, क्योंकि दानिश ने उस पर ऑइंटमेंट लगा दिया था। अंतरा के मन में रेयान की बातें अभी भी चल रही थी, जिसे वो दानिश से पूछना चाह रही थी, पर उसकी हिम्मत अभी नहीं हो पा रही थी। वहीं बारिश थोड़ी थोड़ी अब धीमी होने लगी, जिसे देखकर अंतरा वापस से दानिश से बोली, अब बारिश कम हो गई, चलिए बाहर चलकर किसी से लिफ्ट मांगते हैं, कोई ना कोई तो यहाँ दिख ही जाएगा। ये सुनकर दानिश एरोगेंट आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि दानिश ओबरॉय किसी इंसान से लिफ्ट मांगेगा? जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, लिफ्ट मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे, समझे आप? अब चलिए। ये कहते हुए अंतरा कार से बिना दानिश को देखे उतर गई। वहीं दानिश उसे कार से उतरता देखकर अपनी भौहें चढ़ा लेता है और खुद भी कार से नीचे उतरते हुए अंतरा के पीछे जाने लगा। अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही थीं।
जिसे अंतरा अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस करके काफी फ्रेश फील करने लगी। तभी दानिश ने पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे खुद के करीब करते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुमसे कार से नीचे आने को किसने कहा सिलीगल? अंतरा मुंह फुलाकर बोली, मैं बोर हो गई थी कब से बैठे बैठे, और हमें लिफ्ट भी चाहिए, इसलिए प्लीज हम ले लेते हैं लिफ्ट। दानिश उसकी बात सुनकर बस उसे घूरने लगा। वहाँ घना अंधेरा था, रोड सुनसान थी, कोई भी वहाँ दूर दूर तक नहीं था और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अंतरा को तभी कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अंतरा दानिश से चहकती आवाज में बोली, आपने सुना कुछ? दानिश अंतरा के होंठों पर गिरी पानी की बूंद को देखते हुए बोला, नहीं, मुझे इस वक्त प्यास लगी है। अंतरा उस आवाज की दिशा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो चलिए, वहाँ शायद झरना है, हम वहाँ चलते हैं, आप पानी भी पी लेना और मैं झरने में मस्ती भी कर लूंगी, क्योंकि मैंने झरना आज तक नहीं देखा, बस किताबों में देखा था। दानिश अंतरा की बात सुनकर बोला, चलो, मुझे भी अपनी प्यास बुझानी है। अंतरा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और झरने के पास दानिश के साथ खुशी खुशी जाने लगी। दानिश बस उसे देखते हुए जा रहा था। वो दोनों रोड के साइड के एक जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही अंतरा खुशी से चिल्लाते हुए दानिश से बोली, वो देखिए कितना बड़ा झरना है, हाय मुझे उसके नीचे जाना है, चलिए। अंतरा को झरने को लेकर इतना खुश देखकर दानिश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो अंतरा को तुरंत पीछे खींचते हुए बोला, तुम्हें कोई और कैसे अच्छा लग सकता है सिलीगल? तुम भूल गई हो क्या कि तुम मेरी बीवी हो और मैं ही तुम्हें बस अच्छा लग सकता हूँ? अंतरा दानिश की ऐसी अजीब सी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, दानिश वो बस एक झरना है, कोई इंसान नहीं है जिससे आपको जलन हो या आप उसे खुद से कंपेयर करें। प्लीज अपने दिमाग का इलाज करवाइए, आप दिमागी रूप से बीमार हैं। अंतरा की बात सुनकर दानिश की भौहें तन गईं और वो अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, वो चाहे जो हो, पर तुम्हारी हर अच्छी बुरी बात मुझ तक ही रहनी चाहिए सिलीगल, वरना तुम सोच सकती हो कि मेरा पॉजिटिव नेचर कितना खतरनाक है। दानिश की ये बात सुनकर अंतरा को अभिषेक और रेयान वाला हादसा याद आ गया और इससे अंतरा सहम गई और वो धीरे से बोली, ठीक है मैं समझ गई, अब मेरा हाथ छोड़िए। क्या होगा अब आगे, क्या करने वाला है दानिश अब अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। दानिश उसकी आंखों में बिना भाव के देखते हुए उसे छोड़ देता है। अंतरा बस अब शांति से चल रही थी। जब वो दोनों उस बड़े से झरने के नीचे पहुंचे तो अंतरा के चेहरे पर वापस से बड़ी सी स्माइल आ गई और अंतरा दानिश की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, दानिश क्या मैं उस पत्थर के नीचे जा सकती हूँ? मुझे झरने में नहाने का बहुत मन है, प्लीज मना मत करिएगा। दानिश ने अंतरा की ऐसी बात सुनकर पहले इधर उधर अपनी तेज नजर दौड़ाई तो उसे वहां से कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखी जहां पर इस वक्त थोड़ी रोशनी आ रही थी। दानिश ये देखकर फिर अंतरा को घूरते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर दानिश अंतरा को एक वार्निंग लुक देकर वहां झोपड़ी के पास चला गया। इधर अंतरा दानिश को जाता देखकर मुंह बनाते हुए वहीं खड़ी हो गई और झरने को देखने लगी। वहां अभी भी हल्की बारिश हो रही थी, रात का पहर था और उन काले बादलों के बीच चांद की हल्की सी रोशनी उस चट्टान पर पड़ रही थी जहां अभी झरने का पानी गिर रहा था। वहीं उस झरने का पानी पास के ही बड़े तालाब में जा रहा था। अंतरा को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो अब जल्द से जल्द झरने के पानी में भीगना चाहती थी, जिस वजह से उसने एक नजर दानिश को देखा जो इस वक्त उस झोपड़ी के अंदर मौजूद एक बूढ़ी औरत से कुछ बात कर रहा था। उसे अभी भी वहीं देखकर अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बिना दानिश का इंतजार किए सीधे झरने के पास चली गई। अंतरा अब अपने लहंगे को संभालते हुए झरने के नीचे खड़ी थी और भीग रही थी। उसके कपड़े भीगने की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गए थे और बाल भी उसकी कमर से गीले होने की वजह से चिपक गए थे।
अंतरा अपनी ही मस्ती में झरने के नीचे खड़ी भीग रही थी। तभी दानिश वापस वहां आया और अंतरा को झरने के नीचे खड़ी देखकर उसकी भौहें तन गईं और वो अपने होंठ भींचते हुए बोला, ये लड़की कभी मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। ये कहते हुए दानिश गौर से अंतरा को घूरने लगा। वहीं अंतरा ने अब अपने दुपट्टे को खुद से अलग किया और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए अपना चेहरा ऊपर कर लिया, जिससे झरने का पानी अब उसके चेहरे को पूरी तरह भिगोने लगा। वहीं अंतरा ने अभी भी ज्वेलरी पहन रखी थी, जिससे उसे भीगने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपने कानों के ईयररिंग को उतारने की कोशिश करने लगी। तभी अंतरा को किसी के अपने पीछे होने का एहसास हुआ। अंतरा चौंक गई, पर अगले ही पल वो शांत हो गई। दानिश ने उसकी नाजुक कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसी के साथ भीगने लगा। अंतरा का शरीर सिहर उठा और वो अपनी पलकें नीचे करते हुए बोली, दानिश। दानिश अंतरा के कंधे पर अपने होंठ रखते हुए मदहोशी में बोला, सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा को अपनी तरफ घुमाया और उसे चट्टान से लगाकर खड़ा कर दिया। अंतरा ने दानिश की आंखों में एक आग देखी, जिसे देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस चट्टान से सटा दिया। अंतरा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वो पूरी भीग चुकी थी और उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे। दानिश अपनी इंटेंस नजरों से अंतरा की पूरी बॉडी को घूर रहा था, जिसे देखकर अंतरा खुद को अपने दोनों हाथों से छिपाते हुए धीरे से बोली, दानिश आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेले भीगना है। ये सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराया और अंतरा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने एक हाथ में ले लिया और उसे अंतरा के सर के ऊपर रखते हुए उसके होठों के करीब जाकर मदहोशी में बोला, आज मुझे मत रोको सिली गर्ल, टुनाइट आई वांट टू हैव यू। ये कहकर दानिश ने अंतरा के नर्म होठों को धीरे से अपने होठों से ढक दिया। अंतरा कांपने लगी। वो आज कमजोर हो चुकी थी दानिश की बाहों में और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा को इस समय बस ये सब काफी अच्छा लग रहा था, जिसे वो एंजॉय कर रही थी। उसे दानिश की करीबी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से वो दानिश में खोती जा रही थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। वहीं अंतरा और दानिश एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दानिश बेताब हो चुका था और वो अंतरा की पूरी बॉडी को अब चूम रहा था, जिससे अंतरा की हल्की हल्की सिसक निकल रही थी, जो झरने की आवाज के नीचे दब रही थी। दानिश इस वक्त पूरा बेकाबू हो चुका था और उसने वापस से अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए उसके होठों से लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वही अंतरा चाहकर भी आज दानिश को रोक नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करते हुए दानिश के कान में कहा, दानिश ये सही नहीं है। दानिश उसके गले को चूमते हुए सेडक्टिव आवाज में बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मुझे नहीं रोक सकती खुद को प्यार करने से। ये कहकर वो वापस से अंतरा को चूमने लगा। वहीं अंतरा अब समझ चुकी थी कि दानिश आज उसे नहीं छोड़ने वाला, जिस वजह से वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। दानिश ने उसे चूमते हुए अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देखकर अंतरा ना समझी में ब्लश करते हुए बोली, दानिश हम कहाँ जा रहे हैं? दानिश उसे लेकर सीधे उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था और वो झोपड़ी के पास पहुंचकर अंतरा के कान में बोला, आज हम अपनी स्पेशल नाइट को यहीं सेलिब्रेट करेंगे सिली गर्ल। ये कहकर वो शैतानी तरीके से मुस्कुराया। वहीं अंतरा का दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा और वो शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। वहीं तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जिससे कुछ देर पहले दानिश बात कर रहा था। वो बूढ़ी औरत दानिश और अंतरा को देखकर मुस्कुराई और बोली, अंदर आओ बेटा, आज रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। वैसे मेरी झोपड़ी तो छोटी है, पर तुम दोनों को यहाँ रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत उन्हें अंदर लेकर आई। अंतरा दानिश के साथ अंदर आई। झोपड़ी अंदर से काफी सुंदर और गर्म थी, क्योंकि वहाँ वो बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अकेली ही रहती थी। वहीं वो औरत अंतरा को ऐसे भीगा देखकर प्यार से बोली,
बेटा, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तुम जाकर बदल लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर अंतरा को भी एहसास हुआ कि उसे अब ठंड लग रही थी उन भीगे कपड़ों में। दानिश उसे गौर से देख रहा था और अंतरा उस बूढ़ी औरत के साथ अंदर एक छोटी सी दूसरी झोपड़ी में चली गई। बूढ़ी औरत अंतरा को कपड़े देकर बाहर आई और दानिश को वहां खड़े देखकर बोली, बेटा, तुम कुछ खाओगे? तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? ये सुनकर दानिश एक्सप्रेशनलेस आवाज में बोला, जी नहीं, हम ठीक हैं, आप आराम करिए। ये कहते हुए दानिश उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया जहां अभी अंतरा गई हुई थी। वो बूढ़ी औरत दानिश को देखकर मुस्कुराई और बिना कुछ कहे सोने चली गई। वहीं दानिश उस छोटी सी झोपड़ी में आया। हालांकि उसे वहां कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, पर बाहर अभी भी बारिश थी और फोन में नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से उसे आज यहीं रुकना पड़ रहा था। दानिश कमरे में आया और उसकी नजर एक पर्दे पर गई जहां अंतरा की परछाई दिख रही थी, जो अपने शरीर पर इस वक्त एक साड़ी लपेट रही थी जो उस बूढ़ी औरत ने दी थी। दानिश का चेहरा गर्म होने लगा अंतरा को देखकर और उसने झोपड़ी को अंदर से लॉक कर लिया और अंतरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा साड़ी किसी तरह लपेट कर बाहर आई और अचानक से दानिश से टकरा गई और घबराते हुए बोली, दानिश, आप यहाँ? दानिश उसकी कमर से उसे पकड़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक मदहोशी में देखते हुए बोला, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो फिर कहाँ रहूंगा सिली गर्ल? अंतरा को दानिश के हाथ खुद की कमर पर रेंगते हुए महसूस हुए और उसका शरीर कांप उठा और उसके होंठ थरथराने लगे। अंतरा कांपते हुए दानिश को देखने लगी और फिर उससे दूर जाने लगी, पर दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए मदहोश आवाज में बोला, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। दानिश की आंखों में अंतरा खुद के लिए तड़प देख सकती थी, जिससे अंतरा को अंदर से गर्माहट महसूस होने लगी और तभी दानिश ने उसके कांपते होठों को अपने होठों में लिया और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। अंतरा खुद में सिमटने लगी। दानिश ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसा दी और उसे गहराई से चूमने लगा। अंतरा को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, दानिश, मुझे सांस नहीं आ रही। दानिश ने उसके होठों को रिहा किया तो अंतरा शर्म से उसके सीने में छुप गई। दानिश ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे उठाकर नीचे बिछे मैट्रेस पर लिटाया। अंतरा ने लेटते ही करवट बदल ली और तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। दानिश उसके करीब लेटकर उसकी पीठ पर अपनी उंगली चलाते हुए धीरे से बोला, तुम भी मुझे चाहती हो सिली गर्ल? अंतरा मदहोशी से सांस भरते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दानिश ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया और अंतरा की पीठ पर अपने होंठ रखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाती? जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर तुम मुझे रोक क्यों नहीं पाती? ये सुनकर अंतरा का दिल जैसे अभी उसके सीने से बाहर ही आने वाला था। अंतरा के मन और दिमाग से अभी इस वक्त पुरानी सारी बातें गायब हो चुकी थी दानिश के करीब आने से, और वो अभी इस वक्त सिर्फ दानिश के बेहद करीब हो जाना चाहती थी, जिस वजह से वो दानिश की तरफ मुड़ी और थोड़ा ऊपर उठकर दानिश के होठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए। दानिश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने अंतरा को कस कर अपनी बाहों में भरते हुए उसे डीपली किस करने लगा। देखते ही देखते अंतरा की साड़ी उसके जिस्म से अलग हो गई और दानिश उसकी पूरी बॉडी पर बेकाबू होते हुए किस करने लगा। अंतरा आंखें बंद किए कस कर मैट्रेस को अपनी मुट्ठी में भर लेती है और हल्की सिसकियां लेने लगी। दानिश ने फिर अंतरा की आंखों पर किस किया, जिससे अंतरा ने अपनी आंखें खोली और दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश की आंखों में अब तड़प साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अंतरा ने अपनी पलकें पूरी झुका ली और फिर दानिश के कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग हो गए और दानिश ने अंतरा के कान में सेडक्टिव आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैंने तुम्हें पा लिया। इसी के साथ अंतरा की आंखों से आंसू गिर गए और दानिश ने अपनी उंगलियां अंतरा की उंगलियों से फंसा ली और वो दोनों आज एक दूसरे से पूरी तरह मिल चुके थे। आज उनका जिस्म भी एक हो चुका था।
उधर बारिश अब और भी जोरों से होने लगी और इधर दानिश अंतरा में पूरा खोता चला गया। अंतरा ने भी आज उसे खुद को पूरी तरह सौंप दिया था। आखिर वो दानिश से प्यार करने लगी थी अब, और ये बात वो भी जानती थी। और वो उसका पति था जिसके साथ उसे कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही था। तो अंतरा ने आज खुद को पूरी तरीके से दानिश को दे दिया। क्या मोड़ लाएगा अब इनका रिश्ता? क्या अंतरा करेगी अपने प्यार का इजहार, या रेयान की चली गई चाल में फिर से फंसकर हो जाएगी दूर दानिश से? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह पैलेस में ध्रुव का रूम। ध्रुवी इस समय ध्रुव की बाहों में सोई हुई थी। उसने कपड़े पहन रखे थे। रूम का माहौल नॉर्मल लग रहा था। ध्रुव ने भी अपने सारे कपड़े पहन रखे थे, जिससे ये पता चलता था कि कल रात उन दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। ध्रुवी ध्रुव की बाहों में आराम से सो रही थी। तभी ध्रुव की आंख खुली और वो ध्रुवी को अपने करीब देखकर स्माइल करने लगा और झुककर उसके माथे पर किस किया और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग जान। ध्रुवी ध्रुव की आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोली, गुड मॉर्निंग माय लव। ध्रुव फिर बेड से खड़े होते हुए बोला, चलो फ्रेश हो जाते हैं, मुझे ऑफिस जाना है। आज मीटिंग है मेरी। तुम्हारा भी अगर आज से मन हो ऑफिस ज्वाइन करने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकती हो। ध्रुवी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी और वो स्माइल करते हुए बोली, नहीं, मैंने अभी अपने ऑफिस से कुछ टाइम के लिए लीव ले रखी है, क्योंकि अभी मुझे मेरी नई लाइफ में अच्छे से सेटल होना है। इसलिए आप जाओ, मैं कुछ टाइम बाद ज्वाइन करूंगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर प्यार से हिलाया और फिर वॉशरूम में चला गया। वहीं ध्रुवी स्माइल करते हुए ध्रुव को जाते हुए देख रही थी। उसे कल रात की ध्रुव की बातें याद आईं। उससे ध्रुव ने कहा था कि जब वो दोनों अच्छे से इन सब के लिए तैयार हो जाएंगे तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, जिसे सुनकर ध्रुवी को बहुत अच्छा लगा था। और फिर दोनों इसी तरह बातें करते हुए एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। कुछ समय बाद ध्रुवी भी फ्रेश होकर रेडी हुई। उसने आज रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और किसी नई बहू के जैसे खुद को तैयार किया था। वो रेडी होकर नीचे आई और मंदिर में बिपाशा जी के पास गई। बिपाशा जी को ध्रुव ने बताया था कि दानिश अंतरा को लेकर अपने प्राइवेट बंगले में गया था और वो आज वहीं रुकेगा, जिस वजह से बिपाशा जी निश्चिंत नजर आ रही थी। आज की आरती ध्रुवी ने की और सभी को आरती और प्रसाद दिया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद ध्रुवी की पहली रसोई के लिए उसे किचन में ले जाया गया। ध्रुवी ने सभी के लिए खीर बनाई और सभी को सर्व किया। सभी ने खीर खाई जो काफी टेस्टी थी। परितोष और शिशिर जी ने ध्रुवी को नेक दिया। ध्रुवी ने इज्जत से उनके पैर छुए। देविका और बिपाशा जी ने उसे मोती हार दिया जो खानदानी था। वहीं ध्रुव खीर खाते हुए धीरे से ध्रुवी से बोला, जान, खीर बहुत अच्छी बनी है। ध्रुवी शर्मा गई और अपना सर नीचे करके स्माइल करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू माय लव। ध्रुव मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने अपना ऑफिस बैग लिया और सभी से मिलकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं ध्रुवी उसे जाता हुआ देख रही थी। उसे ऐसे ध्रुव को जाते हुए देखकर बिपाशा जी कुछ सोचते हुए उससे बोली, बेटा, ध्रुव को मैं कहूंगी कि वो तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए, जैसे कि हनीमून पर। ध्रुवी उनकी बात सुनकर शर्म से अपना चेहरा नीचे करते हुए बोली, नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। ध्रुव को बहुत वर्कलोड है और मैं भी ऑफिस नहीं जा रही तो उन्हें और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर मुस्कुराते हुए बिपाशा जी बोली, कोई परेशानी नहीं होगी उसे, मैं उससे बात करूंगी। तुम बस जाने की तैयारी करो, क्योंकि यही तो मौका होता है एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का। और हमारे घर में सभी लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, तो तुम्हें भी जाना होगा। ध्रुवी का खुद मन था ध्रुव के साथ अकेले अच्छे से टाइम स्पेंड करने का, जिस वजह से वो फिर कुछ नहीं कह पाई और बस हाँ में सर हिला देती है। फिर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं ध्रुवी फिर अपने रूम में आई और सुधा के पास कॉल किया तो सुधा ने कॉल उठाया। फिर इधर से ध्रुवी बोली, माँ, आप ठीक हो ना? कल मैंने सुना कि आपको बुखार था और आप मेरी विदाई में भी नहीं आई थी। ये सुनकर सुधा धीमी आवाज में बोली, ध्रुवी बेटा, मैं ठीक हूँ। अब बस कल थोड़ी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी,
इसलिए तुम्हें विदा भी नहीं कर पाई। पर अभी मैं कुछ काम से उज्जैन जा रही हूँ, तो जैसे ही दिल्ली वापस आऊंगी तुमसे मिलूंगी। हाँ? ये सुनकर ध्रुवी ने कुछ पूछना चाहा कि तभी सुधा बोली, अच्छा बेटा मैं फोन रखती हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया है। ये सुनकर ध्रुवी ने फिर कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगी। उधर सुधा उज्जैन वापस चली गई थी अपना इलाज कराने, जहाँ उसके डॉक्टर्स थे, क्योंकि यहाँ वो अपनी हालत किसी को नहीं दिखा सकती थी। सुधा को सदमा सा लग गया था इस उम्र में ऐसे थप्पड़ खाने से। वहीं दूसरी तरफ दानिश के प्राइवेट बंगले में जब अंतरा की आंख खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। अंतरा के चेहरे पर थकान थी और उसके साथ वो कमजोर भी लग रही थी। अंतरा उठकर बेड पर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे कल रात का सारा सीन याद आने लगा और वो खुद को यहाँ देखकर चौंकते हुए बोली, ये मैं यहाँ कैसे आई? कल तो मैं उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में थी ना? तभी वॉशरूम से बाहर आते हुए दानिश धीमी आवाज में बोला, तुम्हें मैं लेकर आया हूँ और तुम आज यहीं रहोगी। ये सुनकर अंतरा ने दानिश को देखा। उसका चेहरा लाल हो गया दानिश को देखकर। उसने कल रात खुद से दानिश को किस किया था। ये सोचकर अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया और धीरे से मुंह फुलाकर बोली, दानिश आप बहुत बुरे हैं। आपने रात को मुझे बहुत परेशान किया, जबकि आपने बोला था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। दानिश के चेहरे पर आज अलग ही सुकून और सेटिस्फैक्शन था और वो अंतरा की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम बाहों में रहो और मैं काबू में रहूं। इतना भी शरीफ मत समझो मुझे सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा पाउट बनाकर दानिश को घूरने लगी। अंतरा को अभी भी बहुत नींद आ रही थी। उसे काफी थकान हो रही थी और वो मन ही मन दानिश को हजारों बार कोस चुकी थी। तभी दानिश क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोला, यू शुड स्लीप सिली गर्ल, अदरवाइज आज रात फिर तुम नखरे दिखाओगी मुझे। अंतरा पहले तो दानिश की बातों का मतलब समझ नहीं पाई और फिर जब उसे समझ आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो चिढ़ कर बोली, दानिश अब ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे बीच, समझे आप? दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तुम नहीं मैं डिसाइड करूंगा कि हमारे बीच कब क्या और कैसे होगा। गॉट इट? नाउ स्लीप सिली गर्ल। दानिश ये कहकर क्लोजेट में चला गया। वहीं अंतरा पिलो को तेज तेज दानिश समझकर पंच करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश, दानव। ये कहते हुए अंतरा वापस से बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। वहीं दानिश कुछ देर बाद चेंज करके आया और अपना लैपटॉप लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम को अंतरा अपनी नींद पूरी करके उठी। उसका चेहरा अब काफी फ्रेश लग रहा था, अच्छे से सोने की वजह से। वो उठकर बेड पर बैठ गई और सामने सोफे पर काम कर रहे दानिश को देखने लगी। काम करते वक्त दानिश और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे अंतरा बिना पलकें झपकाए ताड़े जा रही थी। तभी दानिश की आवाज आई, क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी से शुरू हो जाऊं? उसकी आवाज सुनकर अंतरा अपने सेंसेस में आई और तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मुझे भूख लगी है दानिश। दानिश लैपटॉप में काम करते हुए बिना इमोशन के बोला, जाओ जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, देन हम डिनर करेंगे। डिनर का नाम सुनकर अंतरा ने झट से बाहर देखा, जहां सच में अब धीरे धीरे रात होने वाली थी। अंतरा ने अपना सर हिलाया और फिर वो जैसे ही बेड से उठी उसे अपनी बॉडी में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ और वो बेड पर धम्म से गिर गई। दानिश की नजरें अंतरा पर गईं और उसने उसे घूरते हुए अपने लैपटॉप को साइड में रखा और उठकर अंतरा के करीब बढ़ा। अंतरा अब तक दानिश को मन ही मन गालियां दे रही थी अपनी सिचुएशन के लिए। तभी अंतरा ने देखा कि उसके कपड़े भी चेंज हुए थे, जिन्हें देखकर वो घूर कर दानिश से बोली, आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए दानिश? दानिश उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तो और कौन चेंज करता तुम्हारे कपड़े? अंतरा दानिश के कंधे को पकड़ते हुए मुंह फुलाकर बोली, बिना मेरी इजाजत के आपने मेरे कपड़े क्यों बदले? इस पर दानिश उसे वॉशरूम में ले जाते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो कि अब तुमको मुझसे कुछ भी छुपाना चाहिए, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारा सब कुछ देख लिया है सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने उसे बाथटब में बैठा दिया। गर्म पानी से अंतरा को राहत मिली और वो ब्लश करते हुए बोली, आप बेशर्म हो दानिश।
दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला। वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी तो वहीं दानिश वॉशरूम से बाहर जाते हुए बोला, तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर अंतरा ने फिर बाथ लिया जिससे उसे काफी लाइट फ्रेश फील हुआ। बाथ लेने के बाद अंतरा बाथरोब लपेटकर बाहर आई और चेंजिंग रूम में चली गई। रात वो यहीं रुकने वाली थी जिस वजह से उसने एक नाइट गाउन निकाला और उसे पहनकर बाहर आई। तभी अंतरा को अपने पेट से आवाज आती सुनाई दी जिसे सुनकर वो रूम से बाहर जाते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अब खाना चाहिए। अंतरा नीचे आई तो उसे हॉल से ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई जिसे सूंघकर अंतरा जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोली, इसकी खुशबू से ही मेरी भूख बढ़ गई। अंतरा जब डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो उसने देखा कि दानिश हेड चेयर पर बैठा था और इस वक्त वो फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वहीं डाइनिंग टेबल पर इस वक्त तरह तरह का डिलीशियस फूड रखा हुआ था जिसे देखकर अंतरा ने दानिश को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। वहीं दानिश जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था वो अंतरा को ऐसे खाते हुए देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तमीज से खाओ सिली गर्ल, ये सब तुम्हारा ही है। ये सुनकर अंतरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, हाँ वो मैं जानती हूँ कि ये सब मेरा है और मैं आपको दूंगी भी नहीं। ये कहते हुए अंतरा वापस से बेतरकीबी से खाने लगी जिसे देखकर दानिश उसे बस घूरता रहा। जब अंतरा का पेट भर गया तब वो नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए बोली, मेरा पेट भर गया दानिश, अब आप खा लो। दानिश उसे बिना भाव के बड़े गौर से देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो उससे धीरे से बोली, क्या हुआ, खाइए ना। ये सुनकर दानिश अपनी चेयर से उठा और अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, चलो खाता हूँ। ये कहकर वो अंतरा को वापस से अपनी गोद में उठाकर सीधे रूम में ले गया। अंतरा का मुंह रोने जैसा बन गया था। दानिश ने उसे रूम में लाकर बेड पर सुलाया और उसे बाहों में भरकर खुद भी बेड पर लेट गया। अंतरा दानिश के सीने पर अपना सर रखकर धीरे से बोली, दानिश प्लीज मुझे सोना है। दानिश उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तो सो जाओ। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश भी सीलिंग को कुछ देर तक घूरता रहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। क्या सोच रहा था दानिश? क्या आने वाला है कोई तूफान इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह दानिश की आंख उसके मैसेज टोन से खुली। उसने एक नजर अपनी बाहों में सोई हुई अंतरा को देखा और फिर अपना फोन उठाकर उसमें मैसेज देखने लगा। दानिश जैसे जैसे उस मैसेज को पढ़ रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे और फिर उसने गुस्से से फोन को बंद कर दिया और गहराई से अंतरा को देखने लगा। अंतरा को देखते हुए उसने मन में कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा सिली गर्ल, फिर उसके लिए चाहे खुद मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहते हुए दानिश की आंखों में कुछ रहस्यमयी भाव आ गए और वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। तभी अंतरा की भी आंख खुली। उसका चेहरा अब काफी ग्लोइंग लगने लगा था और वो उबासी लेते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश ने उसे देखा और फिर बेड से उठ गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लेट्स टेक अ शावर। ये कहकर वो बिना अंतरा की कोई भी बात सुने उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा बाथरोब में शावर लेकर बाहर निकली। उसका चेहरा इस वक्त लाल था और वो दानिश को कोसते हुए बोली, ये दानिश खुद को समझते क्या है? एक तो परसों रात को इतना परेशान किया, ऊपर से यहाँ भी शुरू होना है इन्हें। हो शैतान कहीं के, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। अंतरा यही सब बुदबुदाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं दानिश उसके बाद वॉशरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस वक्त सेटिस्फैक्शन झलक रहा था और वो सीधे अपने क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद अंतरा एक वाइट कलर के प्लाजो सूट में रेडी हुए बाहर आई और ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खुद के गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। तभी दानिश वाइट आउटफिट में रेडी हुए बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी वॉच उठाकर उसे पहनने लगा। वॉच पहनते हुए दानिश अपनी टेढ़ी नजरों से अंतरा को घूर रहा था। अंतरा बाल सुखाने के बाद खुद का टचअप करने लगी, जिसे देखकर ही दानिश गहरी सांस लेकर बोला, उफ सिली गर्ल,
यू आर पॉइजनस। तुम्हारी अदाएं ही काफी है मुझे मारने के लिए। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा और भी ग्लो करने लगा और वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी अंतरा को कुछ सूझा और वो दानिश को मिरर में गौर से देखकर धीरे से हंसते हुए बोली, पहली बार किसी शैतान को मैं कपड़ों में रेडी होते हुए देख रही हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, जस्ट शट अप, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, यही नाम आप पर अच्छा लगता है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं है मेरे पास, तो शैतान को शैतान ही बोलूंगी। ये कहते हुए अंतरा को अचानक खुद के पैरों का ख्याल आया और उसने जल्दी से उन्हें देखा जो खाली थे। उसमें उसकी खानदानी पायल नहीं थी। अंतरा ये देखकर घबराते हुए इधर उधर ढूंढने लगी, जिसे देखकर दानिश बिना भाव के बोला, क्या ढूंढ रहे हो तुम? अंतरा परेशान होते हुए बोली, वो मेरी पायल नहीं है मेरे पैर में, जो माँ ने मुझे दी थी। वो दादी की खानदानी पायल थी जिसे मैं खो नहीं सकती, वरना माँ और दादी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो कहीं मुझसे नाराज हो गई तो। दानिश ये सुनकर कैजुअली बोला, कुछ नहीं सोचेंगी, एक पायल ही तो थी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो सिली गर्ल? अंतरा दानिश की बात सुनकर गुस्से से बोली, दानिश वो खानदानी पायल थी और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी ही वजह से मेरी पायल खो गई। दानिश उसकी ऊंची आवाज सुनकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आवाज नीचे सिली गर्ल। अंतरा सहम गई और वो अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, दानिश वो पायल। दानिश उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। अंतरा ने डरते हुए अपनी नजरें उससे नीचे कर ली और चुप हो गई। वहीं दानिश रूम से बाहर जाते हुए सख्त आवाज में बोला, टेबल पर रखिए तुम्हारी सो कॉल्ड पायल। ये कहकर दानिश कसकर दरवाजा बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गया। अंतरा सहम गई, उसे दानिश के गुस्से से डर लगता था। कुछ देर बाद वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए टेबल के पास गई। वहाँ सच में उसकी पायल रखी हुई थी। अंतरा उस पायल को लेकर अपने पैर में पहनते हुए दानिश की बातें सोचने लगी। दानिश उस पर गुस्सा होकर चला गया था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और रूम से निकलकर बाहर नीचे चली गई। अंतरा सीधे किचन की तरफ गई और किचन में खुद के लिए चाय बनाने लगी। तभी उसे दानिश का ख्याल आया और वो कुछ सोचते हुए दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। उसकी कॉफी जब बन गई तब वो उसे मग में लेकर किचन से बाहर निकल गई, पर तभी उसे हॉल में गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा घबराते हुए जल्दी से उस तरफ देखने लगी और सामने का नजारा देखकर अंतरा बेहद घबरा गई। तभी वो अपनी कांपती आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों उन्हें ऐसे गोलियां मार रहे हैं? अंतरा ये बोलते हुए धीरे धीरे दानिश के पास आने लगी। दानिश, जिसने अपना सर सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और बिना देखे अपने सामने खड़े 4 में से 2 को गोली मारकर वहीं ढेर कर चुका था। वो अंतरा की आवाज सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, गलत किया है इन्होंने, तो सजा मिलनी ही थी। ये सुनकर अंतरा डरते हुए बोली, आप कोई पुलिस या जज नहीं है जो किसी को सजा देंगे, और अगर इन्होंने गलती की है तो आप इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। तभी दानिश ये सुनकर किसी शैतान के जैसे हंसने लगा। अंतरा को कुछ समझ में नहीं आया और फिर तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, ये काम मेरे लिए करते हैं, इनका सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ, तो इन्हें सजा कोई और क्यों देगा? एंड बाय द वे, आई एम द किंग ऑफ माय ओन किंगडम सिली गर्ल। सो ये पुलिस और कानून मेरे लिए नहीं बने। अंतरा डरते हुए अपने सामने पड़ी 2 लाशों को देख रही थी और दानिश की बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अंतरा को ये सब देखकर वॉमिटिंग सी आने लगी और वो डरते हुए भागकर किचन में गई। दानिश अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए बिना भाव के अंतरा को घूरने लगा और फिर वहां खड़े अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करके वहां से सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा वॉश बेसिन में अपना सर झुकाकर तेज तेज वॉमिटिंग कर रही थी। तभी दानिश उसके पास आया और उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, What happened, silly girl? तुम ठीक तो हो? अंतरा का चेहरा लाल हो चुका था उल्टियां करने से। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, जब ये सब सह नहीं पाती तो इसे देखती ही क्यों हो? अंतरा की आंखों के कोने से आंसू बह निकले और वो सिसकने लगी। दानिश ने उसका चेहरा साफ करके उसे कस कर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को सहलाने लगा।
अंतरा सिसकती हुई उसके सीने से चुपचाप लगी रही। कुछ देर बाद दानिश उसे खुद से अलग करते हुए बोला। अब तुम ठीक हो? अंतरा उसे बस चुपचाप देखे जा रही थी। उसे आज दानिश को देखकर फिर से रेयान की बातें याद आ गई थी। उसे दानिश आज सच में वही लग रहा था, एक बेरहम इंसान। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अंतरा खोई हुई आवाज में बोली, आप खूनी हो दानिश, आपने खून किया है। दानिश शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा चुका है। Am I right, silly girl? ये कहते हुए दानिश कठोरता से अंतरा को देखने लगा। अंतरा उसे देखते हुए बोली, नहीं, मेरा किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। मैंने अभी खुद अपनी आंखों से देखा ये सब होते हुए। क्या उसे भी आप ब्रेन वॉश कहेंगे? दानिश उसकी कमर पर अपने हाथों को कसते हुए बोला, ये खूनी वर्ड जिसने तुम्हारे मन में डाला है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ना तुम मुझसे दूर हो सकती हो और ना किसी में इतनी पावर है कि वो मुझे तुमसे अलग कर सके। और ये खूनी शब्द तुम्हारा नहीं है। अंतरा दानिश की बात सुनकर खामोश हो गई। दानिश उसके लिए सच में एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था, जिसे वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी। दानिश उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, जाओ, जाकर आराम करो अब। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बिना कुछ कहे चुपचाप किचन से बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे जाते हुए देख रहा था और मन में बोला, अब लगता है मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तुम मुझसे दूर हो जाओगी, जो मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अजीब भाव थे और वो फिर अपना फोन निकालता है और किसी के पास कुछ टाइप करके सेंड कर दिया। वहीं अंतरा जब बाहर आई तो हॉल अब तक बिल्कुल साफ हो चुका था। अंतरा आसपास अच्छे से देखने लगी, कहीं कुछ नहीं था जो अभी कुछ देर पहले उसने देखा था। तभी पीछे से दानिश अपने हाथ में चाय और कॉफी की एक ट्रे लेकर आते हुए बोला, तुम अभी तक यहीं हो? अंतरा चौंकते हुए बोली, वो मैं बस जा ही रही थी। ये कहते हुए अंतरा दानिश के हाथों में ट्रे को देखने लगी। दानिश सोफे के पास गया और ट्रे को वहीं टेबल पर रखकर अंतरा से बोला, कम टू मी सिली गर्ल। ये कहकर दानिश सोफे पर बैठ गया और कॉफी मग को अपने हाथ में पकड़ लिया। अंतरा उसे घूरते हुए उसके पास गई, वहीं उसके साइड सोफे पर बैठ गई। उसने ट्रे में चाय का कप देखा। उसका सर भारी हो रहा था, जिस वजह से उसने चाय का कप उठाया और उसे पीने लगी। तभी अंतरा को चाय पीते हुए कुछ याद आया और वो बोली, मुझे कल कॉलेज जाना है, फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, नेक्स्ट वीक से एग्जाम भी है। दानिश फोन चलाते हुए कैजुअली बोला। अंतरा वापस से चाय पीते हुए बोली, और लौटते समय मुझे आश्रम भी जाना है बाबा से मिलने। दानिश ये सुनकर अंतरा को देखने लगा। अंतरा भी उसे ही देखने लगी। फिर दानिश अपना फैसला सुनाते हुए बोला, तुम कॉलेज के बाद सीधे घर आओगी, जहाँ जाना होगा तुम मेरे साथ जाओगी, क्लियर? अंतरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और वो कुछ कहने को होती, पर तभी दानिश के फोन पर बिपाशा जी का कॉल आया। दानिश कॉल पिक करते हुए बिना इमोशन बोला, मॉम। तभी बिपाशा जी की आवाज आई, बेटा 2 दिन से तुम दोनों बाहर हो, तुम्हारे डैड पूछ रहे थे, तुम अभी आ जाओ पैलेस अंतरा को लेकर। ये सुनकर दानिश बिना भाव के बोला, डैड से कहिए मैं कल आऊंगा मॉम। ये कहकर दानिश कॉल कट करते हुए अंतरा की तरफ देखने लगा। वहीं अंतरा जो ये सब सुन रही थी वो बोली, पर अभी क्यों हम पैलेस नहीं जा रहे? दानिश अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्योंकि तुम अभी रेस्ट करोगी। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो बिना कुछ कहे अपने पैर पटकते हुए वापस ऊपर रूम में चली गई। दूसरी तरफ मेहता हाउस में इस वक्त अभिषेक गुस्से से सोफे पर बैठा था और सामने खड़े अपने असिस्टेंट की बात सुन रहा था। उसका असिस्टेंट सर झुकाए आगे बोला, बॉस, दानिश ओबरॉय की शादी को अभी हाइड किया गया है। ये बात ना मीडिया जानती है और ना बाहरी कोई, और ये शादी जहाँ तक हमने पता लगवाया है ये जोर जबरदस्ती से हुई है। पर उस लड़की ने सबके सामने यही कहा कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई है। ये सुनकर ही अभिषेक गुस्से से बोला, उसे दानिश ओबरॉय ने धमकाया होगा, इसीलिए उसने सबके सामने ऐसा कहा होगा। मैं जानता हूँ ये शादी अचानक से अंतरा अपने मन से नहीं कर सकती, जरूर कुछ ना कुछ ब्लैकमेल किया होगा दानिश ने उसे। ये सुनकर वो असिस्टेंट खामोश हो गया। तो क्या करेगा अब अभिषेक?
क्या होगा अब अंतरा की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह दानिश का प्राइवेट बंगला। इस समय रूम में अंतरा बेड पर चैन से सो रही थी। दानिश उसी के साइड में लेटा हुआ था और वो इस समय अंतरा के सोए हुए चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए किसी जुनूनी की तरह घूर रहा था। दानिश की आंखों में अलग ही इमोशन थे। दानिश अंतरा के होंठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था। तभी अंतरा कसमसाई और दानिश के सीने से लिपटने लगी। दानिश उसके सर को सहलाने लगा और उससे बोला, मॉर्निंग सिली गर्ल, गेट अप। अंतरा नींद में उससे और भी लिपट गई। दानिश उसे अभी देख ही रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ। दानिश का चेहरा सर्द हो गया और वो बिना भाव के फोन को घूरने लगा जिस पर शिवम का नाम शो हो रहा था। दानिश ने अपने फोन को लेकर अंतरा को खुद से दूर किया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। दानिश ने कॉल पिक किया तो उधर से शिवम ने कुछ कहा, जिसे सुनकर दानिश रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड वर्क। अब मुझे उसे कुछ वक्त के लिए यहाँ से हटाना होगा, जब तक कि मैं यहाँ अपने दुश्मनों को ठिकाने ना लगा दूं। उधर से शिवम ने कहा, ऑल राइट, पर उसे सब बता देना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वरना वो काफी नाराज हो जाएगी तुमसे। ये सुनकर दानिश ने एक नजर बेड पर सोई अंतरा पर डाली और गहरी स्माइल की, जिसके बाद उसने सिर्फ बोलकर कॉल कट कर दिया। फिर वो रूम के अंदर आया और वॉशरूम में चला गया। कुछ समय बाद दानिश बिजनेस सूट में रेडी होकर मिरर के सामने खड़ा था और अपने बाल सेट करते हुए अंतरा से बोला, सिली गर्ल, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें मेरे आने तक यहीं रहना पड़ेगा, क्लियर? ये कहते हुए दानिश ने अपनी वॉच पहनी। वहीं अंतरा, जो अब तक उठ ही चुकी थी, वो दानिश की ये बातें सुनकर अपनी आंखें तुरंत खोल देती है और जल्दी से बोली, नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, मैं यहाँ अब और नहीं रहूंगी। दानिश उसे घूरकर रूम से बाहर जाते हुए बोला, मैं नीचे हूँ, रेडी होकर आओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। ये कहते हुए दानिश फिर रूम से बिना उसकी बात सुने बाहर निकल गया। अंतरा कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। वो फिर बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा ब्लू कलर की जीन्स और वाइट चिकनकारी कुर्ती में रेडी होकर नीचे आई। उसने बालों का ऊंचा बन बनाया हुआ था और वो इस वक्त किसी टीनेज कॉलेज गर्ल के जैसी लग रही थी। अंतरा का लुक सिंपल था। वो नीचे आई तो दानिश ऑलरेडी डाइनिंग एरिया में अपनी हेड चेयर पर बैठा कॉफी पीते हुए फोन में कुछ कर रहा था। अंतरा उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही। तभी दानिश बिना भाव के बोला, वी आर गेटिंग लेट सिली गर्ल, तुम बाद में भी मुझे देख सकती हो, मैं तुम्हें रात को पूरा टाइम दूंगा। अंतरा का मुंह खुल गया उसकी बात सुनकर और वो उसे घूरते हुए देखकर उसके पास आई और वो अपनी साइड चेयर पर बैठ गई। नाश्ते में इस समय उसके लिए चाय और ब्रेड बटर था, जिसे देखकर अंतरा दानिश से बोली, मैं कुछ और नाश्ते में बना देती हूँ, बस थोड़ी देर वेट करिए। दानिश उसे टोकते हुए बोला, नहीं, यही खाओ, तुम्हें कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। अंतरा गहरी सांस लेकर उसे लाचारी से घूरने लगी और फिर बिना मन के ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर बाद दानिश उसे लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। कुछ समय बाद उसने अंतरा को कॉलेज ड्रॉप किया और जाते हुए अंतरा से सख्त आवाज में बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसलिए अपने मन की करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, उस रेयान से जितना दूरी बनाकर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गॉट इट? अंतरा कार का दरवाजा बंद करते हुए उसे घूरते हुए बोली, आप धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते दानिश। ये कहते हुए अंतरा कॉलेज के अंदर चली आई। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ पैलेस में ध्रुवी अंतरा का कल से इंतजार कर रही थी। उसे पता चला कि अंतरा आज आने वाली थी। ध्रुवी ने इतने कम समय में ही पैलेस में सब संभाल लिया था। बिपाशा जी ने ध्रुव से बात कर ली थी और ध्रुव ध्रुवी को बाहर हनीमून के लिए सिंगापुर ले जाने वाला था। ध्रुवी भी खुश थी और राजी भी हो गई थी। वो दोनों कल जाने वाले थे और आज ध्रुवी अपनी पैकिंग कर रही थी। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में रेयान इस समय अपने बंगले में था और वो अभी एक रूम में एक बेड पर लेटे पैरालाइज्ड इंसान, जो कि राघवन ग्रोवर था, उसके सामने बैठा था। हालांकि राघवन पूरी तरह पैरालाइज्ड नहीं था,
उसकी लोअर बॉडी ही पैरालाइज थी और वो उनसे बातें कर रहा था। राघवन गुस्से से उसकी बातें सुन रहा था और जब रेयान चुप हुआ तब राघवन गुस्से से बोला, अब तुम उस लड़की को मुझसे नहीं बचाओगी। उसने जो किया उससे हमारी इज्जत पर बात आई है और उसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। रेयान ये सुनकर तुरंत राघवन के हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई, सालों पहले जिस किसी ने आपका ऐसा हाल किया उसे आज भी मैं पागलों के जैसे ढूंढ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। पर प्लीज अभी अंतरा के साथ आप कुछ गलत मत करिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए रेयान ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। वहीं राघवन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेयान फिर कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उठकर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही राघवन शैतानों की तरह हंसने लगा। उसके इरादे काफी मजबूत लग रहे थे, जैसे कि उसने सब पहले ही प्लान कर लिया हो। दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली कॉलेज, अंतरा अपनी क्लास में बैठी हुई थी और लेक्चर अटेंड कर रही थी। श्रेया आज किसी काम की वजह से नहीं आई थी। अंतरा अभी अपनी क्लास ले ही रही थी कि एक पियोन क्लास में आते हुए बोला, मिस अंतरा कौन है यहाँ? उनसे कोई सुनीता मिलने आई है। अंतरा सुनीता का नाम सुनकर अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा और मैं आती हूँ उनसे मिलने। ये कहकर अंतरा क्लास टीचर से परमिशन लेकर क्लास से बाहर निकल गई और स्टाफ रूम की तरफ जाते हुए खुद से बोली, वो किस लिए यहाँ आई हैं? कहीं बाबा को तो कुछ नहीं हुआ? ये सोचकर ही अंतरा जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई। अंतरा जब स्टाफ रूम में आई तो वहाँ सुनीता चेयर पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। अंतरा उन्हें देखते हुए उनके पास गई और उनसे धीरे से बोली, आप यहाँ? सब ठीक है ना? बाबा तो ठीक है ना? अंतरा की आवाज सुनकर सुनीता तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बेहद लाचारी से बोली, अंतरा बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। अंतरा उन्हें परेशान देखकर उन्हें पानी का ग्लास देते हुए बोली, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। सुनीता आंखों में आंसू भरे बोली, अंतरा बेटा, तुम्हारे बाबा इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। अंतरा ये सुनकर शॉक्ड रह गई और जल्दी से बोली, क्या? पर ये सब कैसे हुआ? अभी उस दिन तो बाबा ठीक थे ना, फिर आज क्या हुआ? ये कहते हुए अंतरा की भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि राकेश जी उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। बचपन में अगर वो ही उसे उज्जैन से यहाँ ना लाते, अपना नाम उसे ना देते, तो वो आज शायद ही जिंदा बचती। सुनीता उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, बेटा, उन्हें हार्ट अटैक आया जब उन्होंने ये सुना कि करुणा अनाथालय को किसी ने पूरी तरह अपने नाम कर लिया और अब उनके पास उसका कोई अधिकार नहीं रह गया। वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए बेटा और उनकी ये हालत हो गई। ये कहते हुए वो और रोने लगी। अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। और आप मुझे ये बताइए कि ऐसा काम किया किसने? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा था। सुनीता उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, तुम उसे जाने दो बेटा, मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि अगर वक्त मिले तो तुम उनसे आकर मिल लेना और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवा लूंगी। अंतरा सुनीता की बात सुनकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे बताइए तो कि ये किसने किया है और आपको बाबा के इलाज के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगी। मेरे पास मेरी स्कॉलरशिप है, उससे बाबा का इलाज आराम से हो जाएगा, आप परेशान मत हो। सुनीता उसकी बात सुनकर हताश होते हुए बोली, बेटा, कहना तो नहीं चाहती थी, पर अब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे बाबा की जो हालत है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के पति की वजह से हुई है। अंतरा ये सुनकर दंग रह गई और वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनीता ये सुनकर उदासी में बोली, पता था मुझे, तुम अपने अब नए परिवार और इतने अमीर पति को पाकर हम जैसे गरीबों पर कभी भरोसा नहीं करोगी,
पर मैंने अपने कानों से सुना था जब वो किसी से बात कर रहे थे, और जब उन्होंने दानिश ओबेरॉय का नाम सुना कि ये सब उसने किया तो उनके हाथ कांपने लगे और वो उसी वक्त जमीन पर गिर गए। मैंने खुद उन्हें एडमिट कराया। ये सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू भर आए। वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर उनके इतने कॉन्फिडेंस से बोलने से अंतरा का मन घबरा रहा था। अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, आप बाबा के पास जाइए, मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल आती हूँ। और वो अनाथालय हमेशा से बाबा ने आपके नाम पर रखा था और वो हमेशा रहेगा, जिसे उनसे कोई नहीं ले सकता। ये कहते हुए अंतरा उन्हें भरोसा दिलाती है। सुनीता के चेहरे पर एक चमक आ गई, पर वो उसे छुपाते हुए अपना सर लाचारी से नीचे कर लेती है और हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है, जिसके बाद वो वहां से चली गई। वहीं अंतरा को अब दानिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वो फिर क्लास में जाने के बजाय सीधे कॉलेज से बाहर निकल गई। उसने ऑटो को रोकते हुए कहा, अंकल अल्फा इंडस्ट्री चलिए। अल्फा इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया में फेमस थी, इसलिए वो ऑटो वाला तुरंत उसकी बात मानते हुए ऑटो अल्फा इंडस्ट्री की ओर मुड़ गया। कुछ ही देर में अंतरा अल्फा इंडस्ट्री पहुंची और ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर जाने लगी। गार्ड्स अंतरा को पहचानते थे क्योंकि वो गार्ड्स दानिश के साथ कई बार आ जा चुके थे और वो अंतरा को अपने प्रेसिडेंट दानिश के साथ बहुत बार देख भी चुके थे, जिस वजह से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अंतरा ऑफिस के अंदर आई और वहां के स्टाफ से दानिश का केबिन पूछकर, जो कि टॉप फ्लोर पर था, अंतरा लिफ्ट से वहां गई और जब वो केबिन के बाहर पहुंची तो पूरे फ्लोर पर बस एक ही केबिन था, जिस पर बड़े बड़े वर्ड में लिखा था, द दानिश ओबेरॉय, प्रेसिडेंट ऑफ अल्फा ग्रुप। नेम प्लेट को देखकर अंतरा गुस्से से केबिन के अंदर बिना नॉक किए ही घुस गई। दानिश, जो उस वक्त बुक शेल्फ के पास खड़ा था और एक फाइल को अपने हाथ में लिए उसे बड़े गौर से पढ़ रहा था, वो ऐसे किसी के अचानक आने से अपनी सर्द निगाहों से गेट की तरफ घूरने लगा। तो क्या सच में किया है दानिश ने ऐसा, या अंतरा को फिर से भड़काया जा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं गेट पर खड़ी अंतरा दानिश को देखकर गुस्से से बोली, क्यों किया आपने ये सब दानिश? आखिर आपको क्या मिल गया ये सब करके? दानिश फाइल को कसकर टेबल पर फेंकते हुए सर्द आवाज में बोला, वॉइस डाउन सिली गर्ल, दिस इज माय ऑफिस। अंतरा ये सुनकर परेशान होते हुए थोड़ी नम आवाज में बोली, क्यों करते आप ऐसा मेरे साथ? आप किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निभा रहे हैं? दानिश उसे देखते हुए उसके करीब बढ़कर बोला, क्या किया है मैंने? क्लियर करो। अंतरा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आपने अनाथालय को अपने नाम क्यों कराया? आपको पता भी है आपकी वजह से आज मेरे बाबा आईसीयू में एडमिट है। दानिश उसे एक झटके में दीवार से सटाते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत जल्दी सबकी बातों में आकर मुझे ब्लेम करने लगी हो सिली गर्ल? अंतरा को दानिश की पकड़ से दर्द होने लगा और वो बोली, छोड़िए मुझे, दानिश मुझसे दूर रहकर बात किया करिए। दानिश उसी तरह कठोर बना रहा और उसकी आंखों में एक टक देखने लगा। अंतरा सिसकते हुए आगे बोली, मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार आप हो और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके गिरते हुए आंसू को अपने होठों से चूमते हुए बोला, तुम भटक रही हो सिली गर्ल, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अंतरा दानिश की बातों को सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए धीरे से बोली, आपके पास पहले से ही इतने सारे पैसे हैं, घर है, जमीन जायदाद सब है, आप खुद ही इतने रिच हो, फिर आप आखिर उस छोटे से आश्रम को लेकर क्या करेंगे? प्लीज उसे उन्हें वापस कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आपको कभी अपनी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, बस आप प्लीज उन्हें उनका आश्रम वापस कर दीजिए। दानिश बिना कोई रिएक्शन के उसे बस देखे जा रहा था। अंतरा के चेहरे पर उदासी थी। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, आर यू श्योर कि तुम अब मेरी सारी बातें मानोगी? अंतरा अपना सर झुकाए हुए ही हाँ में गर्दन हिलाती है। दानिश वापस से उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, सो तुम अब मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करोगी?
मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगी, राइट? अंतरा उसकी बात सुनकर उसकी तरफ नम आंखों से देखते हुए अपना सर वापस से हाँ में हिलाती है। तो दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, नाउ काम डाउन सिली गर्ल, एवरीथिंग विल बी फाइन। अंतरा उसकी बाहों में बस शांति से खड़ी रही और फिर कुछ देर बाद दानिश उससे अलग होते हुए बोला, मैंने हॉस्पिटल में उनके इलाज के लिए बात कर ली है। उनका इलाज हो रहा है, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा शांत हो गई और फिर बोली, पर अनाथ आश्रम का क्या दानिश? ये सुनकर दानिश मन में बोला, आई नो, ये सब झूठी चाल किसने चली है और क्यों चली है, पर मैं तुमको उसमें फंसने नहीं दूंगा। दानिश ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर तभी अंतरा बोली, दानिश, मैं बाबा से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। दानिश उसे एकटक देखते हुए बोला, ओके, बट उसके बाद सीधे पैलेस आना। अंतरा ये सुनकर अपना सर हिलाती है और ऑफिस से बाहर निकल गई। इधर दानिश किसी गहरी सोच में था और वो भी ऑफिस से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा सीधे हॉस्पिटल जा रही थी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर थी और वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। पर तभी अंतरा के पास किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर अंतरा ने मन में कहा, अचानक से श्रेया को क्या हो गया और इसने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? ये सोचकर अंतरा फिर हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय घबराते हुए श्रेया के विला की ओर टैक्सी से निकल गई। अंतरा अभी रास्ते में ही थी कि तभी उसकी टैक्सी के आगे 2 वैन आकर रुकी। अंतरा को समझ नहीं आया और वो बाहर देखने लगी, पर तभी उस वैन से कुछ लोग काले कपड़ों में बाहर आए और अंतरा को टैक्सी से खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। अंतरा बेहद डर गई और डर से वो जब चिल्लाने को हुई तभी उनमें से एक आदमी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और अंतरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक कॉटेज में इस वक्त अंतरा बेहोश वहां जमीन पर पड़ी थी। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी और जब वो होश में आई तब उसे अपना सर बेहद भारी लगा। अंतरा अपना सर पकड़ते हुए इधर उधर डर से देखने लगी। उसे याद आया कि रास्ते में कुछ लोग उसे यहाँ उठाकर लाए थे और उसे बेहोश कर दिया गया था। अंतरा ने घबराते हुए खुद की हालत देखी, वो बिल्कुल ठीक थी। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और धीरे से उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, बस एक खिड़की थी जो कि बंद थी। अंतरा इधर उधर देखते हुए मन में बोली, ये लोग कौन थे और वो मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? ये कहते हुए अंतरा अपनी जगह से उठी और दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर वहाँ कोई दरवाजा ही नहीं था, जिसे देखकर अंतरा और भी घबरा गई और आवाज लगाते हुए बोली, कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कोई है? अंतरा तेज तेज आवाज लगा रही थी, पर उसकी आवाज उस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही थी। अंतरा को अब उस अंधेरे कमरे में घुटन होने लगी और वो तेज तेज आवाज लगाने लगी। अंतरा को कुछ ही देर में महसूस हुआ कि उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था और वो रोते हुए अब चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई जो बंद थी। ये देखकर अंतरा को उम्मीद जगी। अंतरा उसे देखते हुए उस पर चढ़ने का तरीका ढूंढने लगी। तभी उसे वहाँ एक स्टूल दिखा जो काफी ऊंचा था। अंतरा की आंखों में चमक आ गई और वो फिर उस स्टूल पर चढ़ते हुए बोली, क्या दिन आ गया है? लोग बिना वजह मुझे ऐसे किडनैप कर ले रहे हैं और मैं ऐसे भागने का जुगाड़ कर रही हूँ। बस एक बार यहाँ से किसी तरह निकल जाऊं, फिर देखती हूँ कि क्या करना है। यही सब बुदबुदाते हुए अंतरा मुश्किल से ऊपर खिड़की के पास चढ़ी और धीरे से आसपास देखते हुए खिड़की का दरवाजा खोला और फिर अपने पैर को बाहर निकालते हुए उसमें से बाहर झाड़ियों की तरफ निकलने लगी। हालांकि खिड़की ज्यादा ऊंची नहीं थी, जिस वजह से अंतरा आराम से नीचे कूद गई। पर जैसे ही वो नीचे झाड़ियों के पास कूदी, वैसे ही उस कॉटेज में सायरन अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर बाहर खड़े सभी गार्ड्स तुरंत रूम में भागते हुए आए। तो अंदर अंतरा उन्हें कहीं नहीं दिखी, जिसे देखकर एक गार्ड बोला, ढूंढो उसे, वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए सभी इधर उधर अंतरा को ढूंढने लगे और तभी उन्हें खिड़की दिखी। उसे देखकर वो लोग समझ गए और वो गार्ड्स तुरंत जंगल की तरफ बढ़ गए। वहीं लॉस एंजलिस में राघवन को ये बात जब पता चली कि अंतरा उसकी कैद से भाग निकली, तो राघवन गुस्से से पागल हो गया और वो चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, इतनी मुश्किल से मैंने उसका किडनैप करवाया और वो भाग निकली, लेकिन अगर वो मुझे वापस नहीं मिली
तुम्हें एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वहां खड़ा उसका असिस्टेंट डर से कांपने लगा। दूसरी तरफ अंतरा उस जंगल में भागे जा रही थी। उसे किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना था। तभी उसी कॉटेज के बाहर 6-7 काली कार्स आकर रुकी और उसमें से गार्ड्स बाहर निकले और तुरंत कॉटेज के अंदर अपने गन से शूट करते हुए आगे बढ़े। वहां जो गार्ड्स ऑलरेडी थे वो इस फायरिंग होने की आवाज सुनकर तुरंत अलर्ट हो गए। तभी उन्हें सामने उन गार्ड्स के बीच एक इंसान आता दिखाई दिया जिसके हाथ में इस वक्त गन थी और वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। जिन आदमियों ने अंतरा का किडनैप किया था वो उस इंसान को देखकर घबरा गए और एक दूसरे से बोले, दानिश ओबरॉय। वो लोग तुरंत गोलियां चलाने लगे और वहां देखते ही देखते लाशें गिरने लगी। दानिश सर्द नजरों से उन गार्ड्स को घूरते हुए कॉटेज के अंदर आया। उसने अपनी तीखी नजरों से कॉटेज को पूरा एक्सप्लोर किया। उसे अंतरा वहां कहीं नहीं दिखी। दानिश का लहजा बर्फ के जैसा सर्द हो गया और वो तुरंत कॉटेज से बाहर निकलते हुए अपने गार्ड से ऑर्डर भरे लहजे में बोला, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कहकर दानिश कॉटेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा अब भागते भागते थक चुकी थी। उसने एक नजर पीछे देखा जहां अभी भी वो आदमी उसके पीछे लगे हुए थे। ये देखकर अंतरा घबरा गई और अपनी पूरी एनर्जी के साथ भागने लगी। तभी उसे अब तक रोड मिल गई और वो रोड पर भागने लगी। उसने पूरी रोड को देखा जो काफी सुनसान लग रही थी। अंतरा किसी कार के आने का इंतजार कर रही थी जिससे वो मदद ले सके, पर उसे रोड पर कुछ दिख नहीं रहा था। वो अब तक काफी थक चुकी थी। उसे अब प्यास लग रही थी, पर वो आदमी अभी भी उसके पीछे पड़े थे जिस वजह से वो रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो भागे जा रही थी। लेकिन अब वो हद से ज्यादा थक चुकी थी। उसके पैरों की स्लीपर्स और पायल भी टूटकर रास्ते में गिर चुकी थी। अंतरा पीछे देखते हुए भाग रही थी जहां अभी भी गुंडे आ रहे थे, पर तभी अंतरा सामने नहीं देख पाती और एक कार से वो सीधे टकरा गई और अंतरा चीखते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अब धुंधली हो रही थीं और उसने देखा कि कोई शख्स कार से बाहर आया और उसने उसे जैसे ही गोद में उठाया, अंतरा की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं और वो उस इंसान की बाहों में बेहोश हो गई। वहीं वो इंसान अंतरा को घूरते हुए अपने साथ कार में लेकर बैठ गया और कार वहां से हवा को चीरते हुए चली गई। वहीं वो आदमी जो अंतरा के पीछे थे, ये देखकर वो भागते हुए वहां तक आए, पर कार तब तक वहां से जा चुकी थी। दूसरी तरफ पैलेस में देविका जी गार्डन में लगे सोफे पर परितोष जी के साथ बैठी हुई थी, पर उनका मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, जिस वजह से वो परितोष जी से बोली, सुनिए जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। ये सुनकर परितोष जी उन्हें समझाते हुए बोले, देविका जी, आप खामखा ही घबरा रही हैं। सब कुछ ठीक है। हमारे सभी बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और मैं यहाँ आपके साथ हूँ। फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है? ये कहते हुए उन्होंने प्यार से देविका जी के हाथ को थाम लिया। देविका जी ऊपरी तौर पर मुस्कुरा दी, पर वो मन ही मन अभी भी घबरा रही थी। तभी बिपाशा जी वहां परितोष और देविका जी की दवाई लेकर आईं और उनके पास बैठकर बोली, क्या हुआ माँ, आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं? ये कहकर उन्होंने परितोष जी को दवाई दी। परितोष जी दवा खाकर और फिर पानी पीकर बोले, बहू, मैं कब से इन्हें समझा रहा हूँ, पता नहीं किस बात से ये घबरा रही हैं। ये सुनकर देविका जी दवा लेते हुए बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे अंतरा के लिए कुछ घबराहट हो रही है। बहू, तुम कॉलेज में उसके पास फोन करके पूछो क्या वो ठीक है? बिपाशा जी ये सुनकर उन्हें मना करते हुए बोली, माँ, शायद वो अभी अपनी क्लास अटेंड कर रही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे फोन करना ठीक रहेगा। ये सुनकर देविका जी चुप हो गईं और तभी कॉलेज से डीन का कॉल खुद परितोष जी के पास आया। ये देखकर अब देविका जी के साथ बिपाशा जी भी थोड़ी परेशान हो गईं और फिर परितोष जी कॉल उठाते हुए बोले, जी मिस्टर आहूजा, बोलिए। तभी डीन बोला, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, पर मिस अंतरा पिछले 2 घंटे से कॉलेज से गायब हैं। हमने उनका पता लगवाया तो पता चला कि वो बिना कुछ बताए ही कॉलेज से बाहर निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी। इस वजह से हमें आपको फोन करना पड़ा।
फोन स्पीकर पर था और ये सुनकर सब दंग रह गए। कौन था वो इंसान जो ले गया अंतरा को? आखिर कहाँ गई अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 7 महीने बाद दिल्ली, सुबह का वक्त, ओबेरॉय पैलेस। इस समय ओबेरॉय पैलेस में आरती की आवाज गूंज रही थी। मंदिर में बिपाशा, देविका और शिशिर परितोष जी सभी खड़े थे। कुछ समय बाद ध्रुव भी वहां आया और आरती में शामिल हुआ। हालांकि परिवार के लोगों के चेहरे पर ज्यादा कोई खुशी के भाव नहीं थे। आरती ध्रुवी कर रही थी। कुछ समय बाद आरती खत्म हुई और ध्रुवी ने सभी को आरती दी। तभी आरती लेने के बाद देविका जी ध्रुव से बोली, पंडित जी से बात कर ली है ना कि आज हमें पूजा करवानी है? ध्रुव हामी भरते हुए बोला, हाँ दादी, मैंने पंडित जी से कर ली है बात और वहाँ की सारी तैयारियां भी हो गई हैं। उसकी बात सुनकर देविका जी ने हाँ में सर हिलाया तो बिपाशा जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, बेटा, दानिश कब तक आएगा यहाँ वापस? अब तो 7 महीने बीत गए। ये कहते हुए वो चुप हो गई और ध्रुव को देखने लगी। तभी ध्रुव उनसे प्यार से बोला, मॉम, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसका फोन ही नहीं लगता। पर शिवम से पता चला है कि वो जल्द ही इंडिया वापस आने वाला है। ये सुनकर बिपाशा जी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। तो वही उनकी बात सुनकर देविका जी थोड़ी नाराजगी से बोली, ये सब उस अंतरा की वजह से हुआ। ना हम उसे इस घर में लाते और ना वो खुद ऐसे गायब होती, और ना ही आज हमारा पोता ऐसे इतने महीनों से हमसे दूर रहता। ये सुनकर बिपाशा जी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, आप हमेशा अंतरा को क्यों दोष देती हैं? वो तो आज खुद इतने महीनों से पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, क्या कर रही होगी। उस रात ध्रुव की शादी के बाद से मैंने उसे जैसे खो ही दिया है। दोबारा देखना जैसे नसीब ही नहीं हुआ। ये सब देखकर ध्रुवी बिपाशा जी को संभालते हुए बोली, माँ, आप परेशान मत हो। देखना बहुत जल्द ये पैलेस वापस से पहले जैसा हो जाएगा। क्या खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। किट्टू के साथ दानिश भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, देखना आप। तभी देविका जी गुस्से से बोली, नहीं, मुझे अब बस मेरा पोता चाहिए और मुझे उस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो आगे सभी से आदेश भरे लहजे में बोली, आज मेरे पोते दानिश के जन्मदिन पर मैंने उसके लिए मंदिर में बड़ी पूजा रखवाई है जिसमें सभी को शामिल होना है। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं सभी बस शांत खड़े थे। बिपाशा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, हमारे घर को पहले जैसा कर दो, जहां सिर्फ खुशियां थी। मुझे मेरे बेटे और बहू को वापस दे दो। उसके बाद ध्रुवी बिपाशा जी के साथ पूजा की तैयारी करने चली गई। पूजा में सब शामिल होने वाले थे, जिस वजह से ध्रुव ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ मनाली। सुबह के समय मनाली की सर्द हवाओं के बीच एक लड़की जल्दी जल्दी अपने मुंह को स्कार्फ से छुपाए चली जा रही थी। वो लड़की चलते हुए बार बार पीछे की तरफ देखे जा रही थी। शायद वो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा अभी ढका हुआ था, पर उसकी काली आंखों में अलग ही नूर था। वो लड़की जल्दी जल्दी चलते हुए खुद से बोली, इस बार तो मैं पक्का उस कैद से निकल ही जाऊंगी। इस बार मुझे वो अपने कैद में नहीं रख पाएंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने बड़े से फूले हुए पेट पर हाथ रख लिया। उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी और लगभग उसका 6 से 7वां महीना चल रहा था। पर तभी वो लड़की रास्ते में किसी औरत से टकराई और उसका स्कार्फ उड़कर नीचे गिर गया, जिससे वो लड़की घबरा गई और वो चिढ़ते हुए उस औरत को देखने लगी। वहीं वो औरत घूरकर उसे देखते हुए गुस्से में बोली, ए लड़की, देख कर नहीं चल सकती हो क्या? वो भी जब तुम ऐसी हालत में हो। ये कहकर उस औरत ने उस लड़की के पेट को घूरा। वहीं वो लड़की, जिसका चेहरा काफी भरा और चबी था, वो काफी गोरी और खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की उस औरत की बात सुनकर खुद के पेट पर हाथ रखते हुए चिढ़कर बोली, ओ आंटी, आप अपने आप से मतलब रखो ना। आप क्यों मेरे कपकेक और मुझे उल्टा सीधा बोल रही हैं? मैंने गलती से टक्कर मारी, ना कि जानबूझकर, समझी आप? इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए। बढ़िया आई।
ये कहते हुए उस लड़की ने अपने स्कार्फ से वापस से खुद को कवर किया और अपने पेट में पल रहे बच्चे, जिसे वो कपकेक प्यार से बुलाती थी, उसे वो सहलाने लगी और जल्दी से वहां से निकल गई। वो औरत उसे देखती ही रह गई। इधर वो लड़की जो शायद रेलवे स्टेशन ही जा रही थी, वो वहां पहुंची और प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, कपकेक, देखो मम्मा अब यहाँ से आपको दूर सेफ जगह ले जाएंगी। तभी उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे ने एक किक किया, जिससे उस लड़की ने अपने पेट को पकड़ते हुए हंसकर कहा, कपकेक, आप धीरे से किक किया करो, ऐसे मम्मा को दर्द होता है। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे से बोली, जिसका नाम उसने प्यार से कपकेक रखा था। वहीं कपकेक अपनी मम्मा की बात सुनकर शांत हो गया और वहीं वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। जिसके बाद वो स्टेशन के अंदर गई। उसने प्लेटफॉर्म से टिकट लिया और उसे पता चला कि यहाँ सिर्फ एक आखिरी ट्रेन बची थी जो कि दिल्ली जाने वाली थी। उस लड़की को अभी किसी भी हालत में यहाँ से जाना था, जिस वजह से वो टिकट लेकर खुद को संभालते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। वहाँ के सभी लोग उसको अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि वो अभी कम एज की लग रही थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। सब उस लड़की के बार बार पेट को ही घूरे जा रहे थे, पर उस लड़की ने सबको इग्नोर किया और एक खाली सीट पर अपने पेट को पकड़कर बैठते हुए बोली, कपकेक, मम्मा को आपने बहुत थका दिया आज। मम्मा आप जल्दी से सेफ जगह पहुंच जाए, फिर मम्मा आपके साथ अच्छे से रेस्ट करेगी, ओके? तभी वापस से कपकेक ने किक किया, जैसे वो उस लड़की की सारी बातें सुन और समझ रहा हो। वो लड़की प्यारी सी स्माइल करने लगी। कुछ घंटों बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकी। वो लड़की खुद को संभालते हुए ट्रेन से उतरकर बाहर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से जाए कहाँ। हालांकि वो इस शहर को देखकर अलग ही बेचैनी खुद में महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस शहर से बहुत जुड़ी हुई थी। उसका कोई रिश्ता था इस दिल्ली शहर से, पर अफसोस उस लड़की को कुछ भी ना समझ आ रहा था और ना ही कुछ याद आ रहा था। तभी उसे प्यास लगने लगी, जिस वजह से वो इधर उधर पानी की तलाश करते हुए बोली, कपकेक, मम्मा को अब प्यास लग गई और मम्मा के पास पानी भी नहीं है। क्या आपको भी प्यास लगी है? वो लड़की स्टेशन से बाहर निकल आई और अब वो रोड साइड आसपास पानी की तलाश करते हुए आगे चलने लगी। सुबह अभी कोई शॉप भी वहां नहीं खुली थी, जिस वजह से वो पानी खरीद भी नहीं सकती थी। उसे चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। चलते चलते वो काफी दूर एक मंदिर के पास पहुंच गई थी। उस लड़की को अजीब सी बेचैनी हो रही थी और धूप से उसे अब चक्कर आ रहा था। वो चलते हुए एक मंदिर के पास आई। मंदिर देखकर उसे पानी वहां मिलने की उम्मीद जगी और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। उधर मनाली में एक आलीशान बंगले के अंदर एक औरत अपने सामने खड़े कई सारे गार्ड्स पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सबके सब मरोगे अब बिग बॉस के हाथों, क्योंकि अगर उन्हें गलती से भी पता चला कि वो लड़की यहाँ से भाग गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जाओ उसे जाकर ढूंढो। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड्स डरते हुए वहां से तुरंत चले गए। वहीं वो औरत जिसका नाम काम्या था, वो गुस्से से हॉल में टहलते हुए बोली, पिछले 7 महीने से बॉस यहाँ नहीं आए और ना उस लड़की से मिले हैं, पर तब भी उसकी देखभाल ऐसे करवाते हैं जैसे कि वो कोई मल्लिका हो। एक बार वो मिल जाए बस, फिर मैं उसे और उसके उस कपकेक को लाइन पर लाती हूँ। ये कहते हुए वो औरत गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ दिल्ली में मंदिर, ओबरॉय परिवार की कार्स मंदिर के सामने आकर रुकी और सबसे पहले गार्ड्स बाहर निकलकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए बाहर खड़े हो गए और फिर परिवार के सभी लोग बाहर निकले। कई नौकर पूजा का सामान लेकर ऊपर मंदिर में जाने लगे और वहीं परिवार वाले भी ऊपर मंदिर में जाने लगे। देविका जी जब बिपाशा और ध्रुवी के साथ ऊपर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक लड़की दिखी, जिसकी हालत पीछे से देखने में सही नहीं लग रही थी। वो लड़की प्रेग्नेंट लग रही थी और इस वक्त वो अपनी कमर को पकड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। देविका जी को पता नहीं क्यों, पर उस लड़की को देखकर एक अपनापन महसूस हुआ। उन्हें लगा कि जैसे वो उस लड़की को करीब से जानती हो, हालांकि अभी उन्होंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। देविका जी अपनी जगह रुक गईं, जिन्हें देखकर ध्रुवी और बिपाशा जी भी रुक गईं। तभी देविका जी अपने आप ही उस लड़की की तरफ बढ़ गईं, जिसे देखकर ध्रुवी ना समझी में बिपाशा जी से बोली, माँ, दादी को क्या हुआ, वो कहाँ जा रही हैं? बिपाशा जी ने इस पर कहा, पता नहीं बेटा, माँ उस तरफ क्यों जा रही हैं?
ये कहते हुए वो दोनों भी उस तरफ बढ़ गईं। इधर देविका जी उस लड़की के अब पीछे खड़ी थी और उनका दिल बेचैन हो उठा और वो तुरंत उस लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोली, तुम कौन हो? वहीं वो लड़की जो पानी ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी, वो अचानक से ये आवाज सुनकर रुक गई और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वहीं जैसे ही देविका जी ने उस लड़की के चेहरे को देखा तो वो दंग रह गई और अपनी जगह जम सी गई। वहीं उनके पीछे आ रही बिपाशा और ध्रुवी की नजरें जब उस लड़की पर गईं तो वो भी हैरान थीं। उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और तभी देविका जी धीरे से कांपते हुए उस लड़की के चेहरे को छूते हुए बोली, हाँ, अंतरा। पूरे 7 महीने बाद अंतरा उनके सामने खड़ी थी, वो भी इस हालत में। 7 महीने पहले जब अंतरा के अचानक से गायब हो जाने की खबर आई थी तो सब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने पूरे देश से लेकर विदेश तक अंतरा को ढूंढने की कोशिश की थी, पर अंतरा का कहीं कुछ अता पता नहीं था और उसी दिन के बाद से दानिश भी उन सब से दूर चला गया था। ओबरॉय खानदान पूरे 7 महीने तक किसी मातम में जी रहा था और आज अपने सामने खड़ी अंतरा को देखकर सभी दंग थे। वहीं वो लड़की जो कोई और नहीं अंतरा थी, उसने जब उन लोगों को देखा तो उसके दिमाग में कई सारी धुंधली यादें आने लगी। हालांकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी, पर आज उन्हें देखकर उसकी आंखों के सामने अपने बिताए गए सारे पल उसे याद आने लगे और उसका सर भारी होने लगा और इसी के साथ वो अपना पेट पकड़कर वहीं लड़खड़ा गई। तो देविका और बिपाशा जी ने आगे आकर उसे पकड़ा, पर तब तक अंतरा बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ था अंतरा के साथ 7 महीने पहले? कहाँ है दानिश? क्या हुआ इन 7 महीनों में अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम।